फिर हम जानेंगे मैटरनल ट्रांसमिशन, यानी कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन से क्या बच्चे को डेंगू ट्रांसफर हो सकता है। क्या डेंगू की कोई वैक्सीन अवेलेबल है विश्व में। नमस्कार साथियों, मैं नितिन मित्तल आप सभी का हेल्थ अवेयरनेस बाय नितिन मित्तल चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे ही रेनी सीजन, गर्मी का सीजन दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट होता है, हम एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करते हैं और वह है डेंगू। आज का टॉपिक है डेंगू। इसका सही उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन क्या है। साथियों, इंग्लिश में इसे डेंगू कहते हैं और हिंदी भाषा में डेंगू। हम आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कवर करेंगे। हम जानेंगे कि डेंगू क्या है, डेंगू के सिम्टम क्या हैं, इसका स्प्रेड और ट्रांसमिशन कैसे होता है, डेंगू को फैलाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है और डेंगू का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जो डेंगू को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या डेंगू की कोई वैक्सीन अवेलेबल है विश्व में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तकरीबन आधे जो वर्ल्ड की या विश्व की पॉपुलेशन है वो डेंगू के रिस्क में है और करीबन 100 से 400 मिलियन इन्फेक्शंस पूरे साल भर में विश्व भर में होते हैं। डेंगू बहुत तेजी से फैलने वाली एक डिजीज है जो कि वेक्टर बोर्न डिजीज है। डेंगू फीवर की कुछ सीवियर फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डीएचएफ और डेंगू शॉक सिंड्रोम या डीएसएस, जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ का कंसर्न बन चुका है और पिछले 3 दशकों में बहुत सारे केसेस इनके पूरे विश्व भर में हुए हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, और जिनमें कि प्रीडोमिनेटली अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज। साथियों, डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर लोगों में डेंगू के माइल्ड या कोई भी सिम्टम नहीं होते और नॉर्मली 1 से 2 हफ्तों में वो इम्प्रूव कर जाते हैं। रेयरली डेंगू से कुछ सीवियर केसेस में डेथ होती है और जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 से 10 दिनों में इन्फेक्शन के शुरू होते हैं और 2 से 7 दिन तक नॉर्मली चलते हैं। सिम्टम्स में हाई फीवर देखा गया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, सीवियर हेडेक, आंखों के पीछे दर्द होना, मसल और जॉइंट पेन्स, नोजिया, वॉमिटिंग, सोलन ग्लैंड्स और रैशेस। जिन लोगों को एक बार डेंगू हो चुका है उनको ज़्यादा संभावना होती है ज़्यादा सीवियर डेंगू होने की। और जो सीवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वोमिटिंग, रैपिड ब्रीथिंग, ब्लीडिंग गम्स और नोज, फटीग, रेस्टलेसनेस, ब्लड इन वोमिट और स्टूल, बीइंग वेरी थर्स्टी, पेल एंड कोल्ड स्किन और फीलिंग वीक। डेंगू का स्प्रेड और ट्रांसमिशन कैसे होता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से होता है, यानी कि हमें मच्छरों के काटने से बचना है ताकि हमें डेंगू ना हो। फिर हम जानेंगे मैटरनल ट्रांसमिशन, यानी कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन से क्या बच्चे को डेंगू ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, बच्चों को डेंगू ट्रांसफर हो सकता है, उसकी संभावना होती है और बच्चे अमूमन प्री टर्म बर्थ या लो बर्थ वेट या फीटल डिस्ट्रेस वाले होते हैं। कुछ और ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, जैसे कि रेयर केसेस होते हैं ट्रांसमिशन बाय ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑर्गन डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन्स, वह भी रिकॉर्ड किए गए। साथियों, डेंगू का डायग्नोसिस कैसे होगा। डेंगू को कंफर्म करने के लिए पेशेंट्स के सिम्टम्स तो आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या ट्रीटिंग डॉक्टर हैं या ट्रीटिंग फिजिशियन है वो देखेंगे ही, साथ ही वह कुछ ब्लड टेस्ट भी या कुछ और दूसरे टेस्ट भी आपको लिखेंगे, जैसे कि NS1 एंटीजन, IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट, मोलिकुलर टेस्ट जैसे कि RT-PCR, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरोलॉजी टेस्ट इत्यादि। डेंगू का क्या ट्रीटमेंट है। डेंगू का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आज तक नहीं है। सिर्फ हमें पेशेंट्स के सिम्टम्स को या पेन सिम्टम्स को मैनेज करना है और पेशेंट्स को पेन मेडिसिन देनी है, जैसे कि पैरासीटामोल, जो कि बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, पेन के लिए यूज की जाती है। और जिन लोगों को सीवियर केसेस हैं, डेंगू के सीवियर सिम्टम्स हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है और प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन की। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी या क्वेश्चन, लोग बुखार में नॉर्मली डेंगू के सीजन में, मैंने भी यह देखा है मेडिकल स्टोर्स पर, कुछ मेडिसिन जिनमें कि आइबुप्रोफेन होता है उसे ले लेते हैं या एस्पिरिन को ले लेते हैं, ब्लड थिनर को, या एज अ पेन किलर। इन्हें आपने नहीं लेना है, कतई नहीं लेना है, और आपने डॉक्टर से ही कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवानी है, क्योंकि यह
रिस्क को आपके बढ़ा देते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेंगू के केसेस बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं साथियों, जैसे कि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, पुअर स्टोरेज प्रैक्टिसेस, नो सैनिटेशन और पुअर कंडीशंस ऑफ सैनिटेशन, रिवर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स का ठीक ना होना, राइज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टूरिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, चेंज इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ हाइपर एंडेमिसिटी इन अर्बन एरियाज, और एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट और लैक ऑफ कम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल वेक्टर कंट्रोल, यह सब कंट्रीब्यूट करते हैं डेंगू को बढ़ाने में। साथियों, अब हम डेंगू का प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हम इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं मच्छरों को बढ़ने से या उनकी ब्रीडिंग को रोक करके। डेंगू के मच्छर दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो हमें दिन में ज़्यादा ध्यान देना है और हमें कुछ ऐसे मेजर्स अपनाने हैं जिनसे हम इनकी प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकें। 2 वे अप्रोच इज अडॉप्टेड, हमें 2 वे अप्रोच अडॉप्ट करना है। हमें अपने आप को भी बचाना है और मच्छरों की ब्रीडिंग को भी रोकना है। हम मॉस्किटो बाइट से कैसे बच सकते हैं। हमें सबसे पहले तो कवर्ड कपड़े पहनने हैं जितना ज़्यादा हो सके। बच्चों को कवर्ड कपड़े पहनाइए आप। सीनियर सिटीजन्स को, जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं या और दूसरे तरह के पेशेंट्स हैं, उन्हें आप प्रॉपर कवर्ड कपड़े पहनाइए। मॉस्किटो नेट्स का उपयोग कीजिए। मॉस्किटो रेपेलेंट्स, स्प्रेज, जेल्स, पैचेस आते हैं, उन सब का यूज़ कीजिए। विंडो स्क्रीन्स का यूज़ कीजिए और कॉइल्स और वेपोराइजर्स का यूज़ कीजिए। मॉस्किटो ब्रीडिंग रोकने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ और दूसरी तरह की संस्थाएं सभी निरंतर कार्य करती हैं और हमें बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं जिससे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन हम कर सकें। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट हम करें। अगर हमें डेंगू हो जाता है तो हमें ध्यान देना है कि हमें प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स हमें लेने हैं। अगर दवाई की ज़रूरत हो तो आप पैरासीटामोल लें और डॉक्टर के परामर्श से लें। और हमें नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन को नहीं लेना है और सीवियर सिम्टम्स होने पे जल्द से जल्द डॉक्टर या हॉस्पिटल की सलाह लेनी है। और साथियों, हमारे भारत में जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल है, जो कि DGHS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। ये बहुत ही क्लोजली काम करते हैं स्टेट अथॉरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ और दूसरी सिविक एजेंसीज और NGOs के साथ, और डेंगू को कंट्रोल करते हैं। साथ ही हमारी एक नागरिक के तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अकेली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। हमें सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करना पड़ेगा और डेंगू को रोकना पड़ेगा। सरकार या नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती हैं, जिसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई वैक्सीन अवेलेबल है डेंगू के लिए? हाँ साथियों, एक वैक्सीन अवेलेबल है, क्यूडेंगा, जो कि टकेडा ने बनाई है, टकेडा कंपनी ने, और जो कि लाइसेंस्ड है और अप्रूव्ड है कुछ कंट्रीज में, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। साथ ही यूके में भी इसको अप्रूवल मिला है। अगर हम जुलाई 2025 तक की बात करें तो US FDA ने अभी तक इस वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है, पर इन कंट्रीज में ये वैक्सीन यूज हो रही है। और साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्यूडेंगा वैक्सीन को प्री क्वालिफाई किया है, जिसका मतलब ये है कि UN एजेंसीज जैसे कि यूनिसेफ और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इसको प्रोक्योर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल लोगों के लिए कर सकते हैं। हालांकि यह वैक्सीन नॉर्मली जो है 6 से 16 साल के हाई ट्रांसमिशन सेटिंग्स के लिए रिकमेंड की गई है। कुछ और वैक्सीन्स भी अंडर वैल्यूएशन है, अंडर रिसर्च है। आपको डेंगू पर साझा की गई यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमें अपने एडवाइस या सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी। अब अपने होस्ट नितिन मित्तल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।